प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो आपने जब ये आर्टिकल किया था तो उस दिन हमने इसको करप्शन के साथ लिंक करा था। पूरा डिटेल में नहीं अभी करा है, पर पूरे चांसेस हैं मेंस में आपसे एक स्कीम भी पूछी जाती है कि उसको कैसे इंप्लीमेंट करा गया है, कितने इसके वर्जन्स आए हैं, क्या क्या इसके अंदर टारगेट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या क्या इसकी ड्रॉबैक्स रही, वो सारी चीजें आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो इसका जो एक एस्पेक्ट था दैट इज करप्शन से रिलेटेड, देखा ना उसमें ट्रेड सेंटर जो ट्रेडिंग पार्टनर्स थे उन्होंने कुछ ना कुछ घोटाला कर दिया और ब्लैक लिस्टिंग उनकी कर दी गई है। यूपी, दिल्ली, एमपी, आपका सॉरी एमपी बोल दिया, महाराष्ट्र और राजस्थान ये टॉप लिस्ट में आए हैं ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में। तो वो करप्शन के साथ आपने लिंक करा था। या तो इसका क्वेश्चन करप्शन के साथ लिंक करके बनेगा या फिर दूसरा आएगा कि इसको एनालाइज करिए। एक स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसको आपने एनालाइज करना है, इसके इम्पैक्ट पूछेगा, इम्पैक्ट पूछ लिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऐड करने पड़ेंगे। तो आज आपकी ये स्कीम रहेगी। कभी भी स्किल ओरिएंटेड अगर स्कीम आती है तो कुछ प्रोविजन इसमें, जैसे वे फॉरवर्ड हो गया, मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं किसी भी स्कीम को बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए, वो सेम ही रहेंगे। तो यहां से आप पिकअप कर सकते हो। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री थी? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और इसकी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी थी वो थी एनएसटीसी, दैट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो उन्होंने इसको इंप्लीमेंट करा था। तो सबसे पहले तो इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम है। आपने सुना होगा कि जब हम सारी चीजों को प्रायोरिटी देते हैं तो हम किसी भी चीज को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। जैसे फ्रेंड ऑफ ऑल इज फ्रेंड टू नन, वैसी जैसी ये मैं यूपीएससी की फील्ड में बोलती हूँ कि जब आप सारी चीजों को प्रायोरिटी दोगे कोई भी चीज प्रायोरिटी में नहीं दिखाई देगी। वैसे ही हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी जाती हैं और मेजॉरिटी उनमें से फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं कि इसको सरकार नंबर 1 पे प्रायोरिटी देगी। और जब सारी चीजों को हम प्रायोरिटी देते हैं तो कुछ ना कुछ एस्पेक्ट हमसे छूटते चलते हैं। वैसे ही प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है इसमें भी देखा गया, ये स्किल डेवलप करने के लिए स्कीम लाई गई थी, भारत की फ्लैगशिप स्कीम है। और ये कैसी स्कीम थी? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड या सेक्टर 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 स्कीम थी ये। सेंटर ने इसको पैसा वगैरह सेंटर ने ही सारा सैंक्शन करा था। तभी तो सवाल अब किस किस से पूछे जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और इनकी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है एनएसटीसी, उनसे ही सवाल करे जा रहे हैं क्या रीजन है उसके पीछे। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, मतलब जो पैसा लगाया गया 100% किसने लगाया? सेंटर ने लगाया। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप याद रखना है, इसमें ब्लैक लिस्टिंग करी गई है अराउंड 178 ट्रेडिंग पार्टनर्स की। दो टर्म्स देखी थी, ट्रेडिंग सेंटर और दूसरा ट्रेडिंग पार्टनर। ट्रेडिंग सेंटर का मतलब एक बिल्डिंग होगी जहां पे जाके आप अपनी स्किल को अपग्रेड करेंगे या सीखेंगे या दोबारा से रीस्किलिंग वहां पे जाके करेंगे। एंड ट्रेडिंग पार्टनर, कहीं बोलते हैं कि हम आपको हेल्प कर देंगे इसको इम्पोज करने में, प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारे लोग इसमें आ जाएंगे ट्रेडिंग पार्टनर की कैटेगरी में। पर जब डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखा गया तो ट्रेडिंग सेंटर भी फेक निकले, ट्रेडिंग पार्टनर भी फेक निकले, और जिन स्टूडेंट्स ने वहां पे एडमिशन ले रखी थी उनका जो डाटा है वो भी थोड़ा अनक्लियर सा है। कई बार जो अटेंडेंस है वो पूरी दे रखी है पर जब सर्वे करा गया तो वहां पे कोई भी अवेलेबल नहीं था। तो ये सारी धांधलेबाजी हुई है आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ। तो बहुत सारी इरेगुलरिटीज आई हैं, जैसे कि फेक ट्रेनीज आपको मिलेंगे, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स मतलब गलत इंफॉर्मेशन आपको डॉक्यूमेंट्स में मिलेगी, एंड नॉन एग्जिस्टेंट सेंटर्स, कुछ ट्रेडिंग सेंटर ऐसे मेंशन कर रखे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम इस स्कीम से रिलेटेड आई है। और जितनी भी स्कीम्स बनती हैं ऐसे लाइमलाइट में उसमें सवाल आ जाते हैं, और मेंस का पेपर अभी लेट है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हाईलाइट नंबर 1, करप्शन का एक एग्जाम्पल यहां से निकल के आता है कि वो जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है जिसके लिए इतने बड़े बड़े एक्सपांसिस दिखाए गए कि बिल्डिंग का इतना खर्चा आ रहा है, जब कोई मशीन हम परचेज कर रहे हैं तो इतना खर्चा आ रहा है, वो सेंटर ही नहीं था तो फिर खर्चा कहाँ जा रहा था, वो क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। करप्शन का एक बहुत बड़ा केस। इसके अलावा जब एनएसडीसी जिसने इस स्कीम को इंप्लीमेंट करा है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनसे जब आरटीआई डाली गई लोगों के द्वारा कि जो पीएम कौशल विकास योजना है इससे रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्होंने यूज करा वही आरटीआई का एक सेक्शन था, सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन का दायरा बहुत ज्यादा ब्रॉडन करके रखा हुआ है। एक पर्सन होता है उसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आरटीआई के एक्ट 2005 के अंदर इंक्लूड करके रखी हुई है। सरकार से किस लेवल तक के क्वेश्चन आपने पूछने हैं अब आपको पता ही नहीं है। तो सारी चीजें रिजेक्ट कर दी गई थी एनएसटीसी के द्वारा, और ये बोल दिया कि ये इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक में नहीं लेके आ सकते, कॉन्फिडेंशियल है इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जो ट्रेनिंग पार्टनर हैं, ट्रेनिंग आइडेंटिटीज हैं, वो भी आपस में मैच नहीं कर रही थी। तो इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। अब देखो एक करप्शन का
केस आया, दूसरा आरटीआई आपने पढ़ा, तीसरा आपने एक वर्ड पढ़ लिया ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो वो जो मेजर्स लिखने होंगे आपने स्कीम से रिलेटेड, वो भी तो यही आएंगे कि करप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। तो जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है जिसने ये स्कीम लाई थी, वो प्रॉपरली इंश्योर करें कि आपका डेटा ट्रांसपेरेंट रहे पब्लिक के साथ, अकाउंटेबल रहे जो भी मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व थी। वैसे दूसरा आ गया आरटीआई। आरटीआई का आप ये वाला सेक्शन बहुत आराम से यूज कर सकते हो, इसी में अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे के अंदर, कि पर्सनल इंफॉर्मेशन का दायरा आपने इतना ब्रॉड कर दिया, अब इसका मिसयूज कर रही है जितनी भी आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इसका मिसयूज हो रहा है, तो ये आपके मेजर में आ जाएगा। तो ये साथ के साथ ही आएंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं वही आपके मेजर्स बनते हैं, थोड़ा सा आपको सजेशन वहां पे ऐड करके चलना है। और इसके बाद स्टेट एजेंसीज ने रिपोर्ट करा है कि कोई क्लैरिटी नहीं है अपने को कि कोई इन्वेस्टिगेशन टीम्स यहाँ पे भेजी गई थी इंस्पेक्शन के लिए, आती है ना, जैसे आपने बस में ट्रेवल करा होगा, एक टाइम था टिकट नहीं आपको दिए जाते थे, कंडक्टर बोलते थे कि कम पैसे दे दो और चलो साथ में, फिर चेकिंग होने लगी, इंस्पेक्शन टीम्स भेजी जाती थी। तो इतने साल हो गए, 2015 में इसको लॉन्च करा गया था, अब 2025 आ चुका है, इसका भी 4.0 वर्जन चल रखा है। पहले 1.0 आया, देन 2, देन 3, अब 4.0 में जाके पता लगा कि पिछले जितने भी वर्जन्स गए उसमें हम पढ़ते रहे, इतने लाख ट्रेनीज को हमने यहाँ पे ट्रेन करा है। अभी भी 25 लाख का डाटा है जो 4.0 वर्जन चल रहा है, और उसमें करप्शन के केसेस आ गए, तो मतलब यहाँ पे तो वो भी इंक्लूडेड है ना जो ब्लैक लिस्टेड हो रखे हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क इस पे भी रेज होता है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग डिसरप्शंस। अब यहाँ पे सबसे जो टॉप लिस्ट में आए हैं वो है यूपी, दिल्ली, आपका एमपी, देन राजस्थान, ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो ब्लैक लिस्ट में एंटर कर दिए गए हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है स्किल इंडस्ट्री मिसमैच, जो लगभग हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी पढ़ चुके थे। उसमें यही बताया गया है ना कि टाइम के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड नहीं करी जा रही है, उससे रिलेटेड एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करी जा रही है। आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, स्कूल्स में भी ऐड कर दिया था, मैंने आपको बताया था, इवन 8 क्लास 6 क्लास के बच्चों को आज के टाइम पे कोडिंग करवाई जाती है कि अगर किसी को इंटरेस्ट है ऑटोमेशन वगैरह के अंदर, वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। पर कितने ही जगहों पे वो चीज इंप्लाई करी जा रही है। आज भी ट्रेडिशनल मेथड ही स्किल्स के ऊपर फोकस करे जाते हैं, क्योंकि अच्छे से कोलैबोरेशन नहीं हो पाती, एक तरफ एम्प्लॉयर होता है, दूसरी तरफ जिसने पैसा लगाना होता है, तो अच्छे से कोलैबोरेशन नहीं हो पाती। और दूसरा जो हमारी लेबर मार्केट है उनको भी देखा गया है कि ज्यादा इंटरेस्ट भी शो नहीं करते जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो, हेल्थ केयर हो, स्कूल का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे है। एक्सेसिबिलिटी, रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरियाज में आप जाओगे वहां पे आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। यहाँ के कॉलेजेस देखना जो सिटी में लोकेटेड होता है और जो रूरल एरिया में लोकेटेड होता है, दिन रात का फर्क पड़ता है। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी फिर भी मिल जाएगी, वहां पे आपको वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती। अगर हो भी तो बोल दिया जाता है कि इसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो हम इसको नहीं यूज कर पाते। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक लैग रहता है। वैसे एक डिजिटल टूल्स आगे, एक और आपने वर्ड पढ़ा होगा, दैट इज डिजिटल डिवाइड। पढ़ा ये डिवाइड वर्ड बहुत जगहों पे यूज हो जाता है, जैसे जेंडर डिवाइड आप पढ़ लेते हो, डिजिटल डिवाइड पढ़ते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइड पढ़ते हो, ये डिस्पारिटी दिखाता है। जैसे सुपीरियर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा था कि एक दल होता है जो अपने आप को बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग शो करता है, सुपीरियर, पर दूसरे को दबाने की भी ट्राई करता है, दैट इज इंफीरियर। वैसे ही आपको डिजिटल गैप भी मिलेगा, स्पेशली आपको ये कोविड-19 के टाइम पे मिला था, जब सारी एजुकेशन शिफ्ट कर जाती है टुवर्ड ऑनलाइन मेथड, तो कईयों के पास तो फोन भी अवेलेबल नहीं थे, जिनके पास थे उनको शायद वो जूम मीट, गूगल मीट यूज करने नहीं आ रहे थे, तो वो क्या आ गया, डिजिटल गैप। और अगर यूज नहीं करने आ रहे हैं तो डिजिटल इलिटरेसी की कैटेगरी में उसको काउंट करा जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा हर्डल रहता है, अब आपने हाईफाई कोर्स अगर करना है तो उसके लिए हाईफाई फीस भी लगेगी, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी बने रहते हैं, और साथ में लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करना, वहां पे इंटरनेट की सप्लाई प्रॉपरली करवाना, ये भी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे रहती हैं। इसके बाद अब इस योजना से रिलेटेड क्या क्या डिटेलिंग है उसको भी ध्यान में रखना। अब ये आया आपका मेंस ओरिएंटेड, कि आपके मेजर ऑब्जेक्टिव कहाँ पे रहते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको ये स्किल डेवलप करवानी है यूथ के अंदर। एक चीज तो अपने को क्लियर है स्कीम से ही, प्रधानमंत्री ने चलाई कौशल विकास योजना, मेनली फोकस करा जाएगा यूथ के अंदर। और यहाँ पे यूथ ऐसे नहीं होता कि जैसे आप टीनेजर के आगे जाते हो, आप एडल्टहुड स्टेज में चलते हो, आप 50 साल के भी हो जाते हो तब भी आप इसी कैटेगरी में काउंट कर दिए जाते हो, थ्योरेटिकल फॉर्म में, है ना, बाकी बॉडी तो डिग्रेड करती करती है। सबसे पहले 2015 में इसको लॉन्च करा गया था, सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, यानी कि प्रायोरिटी पे इसको नजर रखी गई। देन फ्री शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग, अब यहाँ पे 3 सेक्शंस आपके बनने वाले हैं। एक आएगा शॉर्ट ड्यूरेशन,
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, तो वहां पे आपको ये मेंशन करने पड़ेंगे। सबसे पहले शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग है, देन दूसरी आ गई आपकी रिकॉग्निशन प्रायर लर्निंग। अब नाम से पता लग रहा है प्रायर वर्ड इसमें आ चुका है, तो प्रायर मतलब कुछ चीजें आपको पहले से ही आती थी। तो जैसे मान लो किसी को कोई कोर्स करवाना है, वो मेडिसिन की फील्ड में है, तो उसको थोड़ा सा ज्ञान तो होना चाहिए ना पहले एजुकेशन का, मतलब उसकी 11th और 12th में उसके पास बायोलॉजी होनी चाहिए। वैसे अगर किसी ने मैथमेटिक्स या फिजिक्स में करना है, फिजिक्स में पीएचडी थोड़ी इजी होती, तो उसको पहले 12th क्लास तक फिजिक्स का आइडिया होना चाहिए। तो जहां पे आइडिया होना चाहिए वहां पे क्या वर्ड आ जाएगा, प्रायर, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। और यहाँ पे ओवरऑल क्या प्रोवाइड करी जाएगी आपको, सर्टिफिकेशन। ये ओवरऑल सा आइडिया लग गया। एक और कैटेगरी है यहाँ पे, उसको भी आगे देखते हैं। और इसमें जो फ्रेमवर्क रहेगा वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क रहेगा, जो एनएसडीसी ही आपका प्रोवाइड करता है। करिकुलम बनता है, टाइम टेबल होता है, क्या चीजें सिलेबस में ऐड करनी है, वो ये सारा करिकुलम आपको इसी फ्रेमवर्क के अंदर मिलेगा। ट्रेनिंग सेंटर्स गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करेंगे कि हम किस इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे रन करने वाले हैं, कौन सी कैटेगरी में रन करेंगे चीजों को। अब इस स्कीम के अंदर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करी जाएगी कैंडिडेट को, एक एग्जाम होगा लास्ट में, फिर आपको जाके सर्टिफिकेट मिलेगा, और आपका एनकरेजमेंट करने के लिए आपको 500 रुपए भी दिए जाएंगे। मतलब एक छोटा सा स्टाइपेंड दे दिया कि आपने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, अब लास्ट में आपको गिफ्ट के तौर पे एक रिवॉर्ड की फॉर्म में 500 रुपीज दिए जाएंगे। और जब सरकार ऐसे छोटा सा अमाउंट ऑफ मनी भी देती है, वो एनकरेजमेंट का उसका पर्पस होता है, फाइनेंशियल पर्पस नहीं होता। उसके बाद कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर कैंडिडेट्स को इन्होंने ट्रेनिंग दी है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया, कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर फोकस करा, हेल्थ केयर, आईटी, रिटेल, और उसके अलावा जो फ्यूचर फोकस्ड एरियाज हैं उनको भी अब इंक्लूड करने की ट्राई करी जा रही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, मैकेट्रॉनिक्स, इसमें मैकेनिकल इंजीनियर आ गई, आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गई, देन आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, उन सभी को मर्ज करके ये बना दिया जाता है। एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब सारी चीजें आपके इंटरनेट पे अवेलेबल होंगी। आप ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हो, आप फोन से ही अपना एसी कंट्रोल कर सकते हो। आप ऑफिस चले गए, दिन में लाइट चली गई थी, और जब लाइट चली गई थी आपका एसी ऑन रह गया, बिल ज्यादा आना था, तो आपने फोन से ही उसको बंद कर दिया। दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें डेटा चाहिए आपको, इंटरनेट चाहिए, यूजर चाहिए, और ऑटोमेशन चाहिए हर एक मशीन की। इंक्लूसिविटी, हर एक स्कीम लगभग इंक्लूजन के ऊपर फोकस करती है, यानी कि ग्रोथ फॉर ऑल, सभी की ग्रोथ के ऊपर फोकस करती है। तो जो 45% ऑफ द कैंडिडेट है, इसमें वीमेन भी हैं। अब देखो मेल्स तो इनडायरेक्टली आ ही जाते हैं इसमें, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को मेल्स के साथ ज्यादा एसोसिएट किया जाता था पहले के टाइम पे। आज के टाइम पे हम चाहते हैं कि जो वल्नरेबल सेक्शन भी था उसको भी इंक्लूड करा जाए, इसी वजह से वीमेन आ गई। देन आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये सारे इसमें इंक्लूडेड है। देन नेक्स्ट, नाउ ये है 3 कैटेगरीज। एक आ गया शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, जो शुरू में आपने देखा, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, और एक आगे स्पेशल प्रोजेक्ट्स। तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, नाम से ही पता लग रहा है शॉर्ट टर्म का इसका ड्यूरेशन रहेगा, और यहाँ पे वो सेक्शन इंक्लूड करा जाएगा जिनके पास उतनी ज्यादा स्किल नहीं होगी। स्किल पे भी फोकस करेगा, रीस्किलिंग पे भी फोकस करेगा, और चीजों को सिखाएगा भी। मेन टारगेट रहेगा कि हमारा जो युवा है, जो भी पर्टिकुलर एबीसीडी सेक्शन है, वो अनएम्प्लॉयमेंट से सफर कर रहे हैं, तो उनको स्किल प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले तो इसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, कौन कौन से ग्रुप्स को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप बनेगा और जो रिकॉग्निशन प्रायर लर्निंग, जिनको पहले से ही थोड़ा बहुत आता था, दोनों का डिफरेंट है ना। यहाँ पे फाउंडेशन से शुरू करना पड़ेगा, यहाँ पे फाउंडेशन थोड़ी सी क्लियर होगी, मतलब बेसिक चीजें उसको पता होंगी। दूसरी आएगी एलिजिबिलिटी, कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। फिर एज ग्रुप कौन सा आएगा, एज ग्रुप प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। देन जोग्राफिकल कवरेज, कौन कौन से एरियाज हमारे जो इंडिया में है, कुछ वल्नरेबल आपको मिलेंगे, कुछ रूरल मिलेंगे, कुछ अर्बन मिलेंगे, कौन से एरियाज को हमने टारगेट करना है। तो सबसे पहले टारगेट ग्रुप, यहाँ पे वो कैंडिडेट्स आएंगे जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे, जो चाहते हैं हमें कोई स्किल सिखा दी जाए। देन उसके बाद रीस्किलिंग भी करी जाएगी। हो सकता है उसको थोड़ा सा आइडिया था, पर उसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है कि उसको वो चीज आती है या नहीं। तो स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग। अपस्किलिंग मतलब पहले से थोड़ी सी आती थी, अब इसको ज्यादा अपस्किल करना है। थ्योरेटिकल नहीं थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन उसके पास नहीं था, पर अपस्किलिंग पे फोकस करा जाएगा। आउट ऑफ एजुकेशन कैंडिडेट, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपनी एजुकेशन को बीच में छोड़ देते हैं, वो भी कैटेगरी इसी में आएगी। ड्रॉप आउट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट जो लोग हैं, वो भी इसी में आएंगे। जैसे आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देखा था कि फर्स्ट ईयर के बाद भी अगर आप ड्रॉप आउट ले लेते हो तो आपको एक डिप्लोमा प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि इसका 1 साल कंप्लीट हो गया। फिर जब आपने गैप के बाद जब भी एडमिशन लेनी है तो आप सेकंड ईयर से डायरेक्टली ले सकते हो। तो इसमें ड्रॉप आउट्स भी इंक्लूडेड है। अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ इंडिया, वो तो खैर यहाँ पे इंक्लूडेड है ही, क्योंकि कौशल विकास योजना मेन फोकस ही हमारा किसके ऊपर है, युवा को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना।
फिर आता है आपका स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे मेनली फोकस करा जाएगा, जैसे आप ये ट्राइबल्स आगे, रिमोट एरियाज में लोग आगे, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी इकोनॉमी होती है जो मेन मार्केट में बहुत ज्यादा महंगे रेट पे बिकती है, वो हैंडलूम्स हो सकते हैं आपके। तो यहाँ पे लोगों को सिखा दिया जाएगा कि आप फाइनेंशियली कैसे इससे हेल्प ले सकते हो। तो स्पेशल प्रोजेक्ट में मेनली फोकस करा जाएगा मार्जिनलाइज्ड के ऊपर, वल्नरेबल ग्रुप्स के ऊपर, जिनके ऊपर बस एक अटेंशन देने की जरूरत है, चीजें उनको पहले से आ रही हैं, बस गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, उसको मेन जो पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम है हमारी उसके साथ कनेक्ट कर देगी। तो स्पेशल प्रोजेक्ट जो पहले से लोकल लोगों को आते हैं, बस इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी वैल्यू एडिशन कौन कर देगा, गवर्नमेंट कर देगी। लगती है ना मार्केट्स, जैसे ट्राइबल और रूरल एरिया की भी आपने मार्केट सुनी थी, वैसे ही मार्केट्स यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, यहाँ पे पहले से आपको थोड़ी बहुत चीजें आनी चाहिए, तभी इसका एज ग्रुप देखो 18 से शुरू हुआ, बाकी दोनों का 15 to 45, 15 to 45, यहाँ पे 18 to 59 ग्रुप कर दिया। 18 क्यों करा, क्योंकि जब आप 18 साल के होते हो आपकी 11th-12th कंप्लीट हो चुकी होती है। मेजोरिटी जो रहते हैं, कईयों ने थोड़ा जल्दी कर दिया होता था पहले स्कूल, अब तो लेट ही होते हैं सारे। पहले का अगर देखोगे एज सेक्शन तो 18 के जैसे ही आप होते थे आपकी 12th यहाँ पे कंप्लीट हो जाती थी। तो मतलब यहाँ पे आपसे गवर्नमेंट चाहती है कि आपने 11th-12th करी हो, आपको प्रायर पहले से ही थोड़ी बहुत चीजें आती होनी चाहिए। तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन जो होगी वो आपके थोड़े से एक्सपीरियंस के बेसिस पे रहेगी। तो 18 साल यहाँ पे मिनिमम है और मैक्सिमम 59, इन दोनों का तो सेम ही है 15 to 45, ये याद रह जाएगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी किस किस की रहेगी, तो इंडिया के ही होने चाहिए, सिटीजन यहाँ के ही होने चाहिए। वैसे इन्होंने वर्ड नेशनल यूज करा है, मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है तो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। बाकी ये जो एलिजिबिलिटी एज है, एलिजिबिलिटी जो ऊपर प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से बताई है, ये फुलफिल होनी चाहिए। दैट इज द ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जैसे कोई बोले 11th-12th नहीं करी है और 18 एज ग्रुप से नीचे हो जानी चाहिए थी कायदे से आपकी, और हमें पार्टिसिपेशन करना है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, पर आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं है 11th और 12th क्लास का कि आपने सच में ही इस फील्ड के अंदर, बेशक आपको नॉलेज होगा, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे चाहिए होगा। तो एलिजिबिलिटी ये रहेगी। देन आते हैं आपके जोग्राफिकल एरियाज, यहाँ पे फोकस करा जाएगा एस्पिरेशनल। आपने पढ़ा था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, मतलब ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स जो बहुत दूर दराज रहेगी, जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। चंबा वाला एग्जाम्पल दिया था, लोग वोट करने के लिए नहीं आए थे क्योंकि लोगों की डिमांड थी हमारे घर तक भी सड़क आनी चाहिए। कनेक्टिविटी तुमने प्रोवाइड नहीं करी तो किस हक से आप हमारे यहाँ पे वोट मांगने के लिए आए हो। तो एस्पिरेशनल जो बहुत पीछे रह गए एरियाज, उनके ऊपर फोकस करना। बैकवर्ड एरियाज आगे, बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर एरियाज के लिए एक वाइब्रेंट विलेज स्कीम भी आपने सुनी होगी, किसी ने सुनी है ये? हाँ, जो भी बॉर्डर हमारा इंडिया का लगता है अलॉन्ग विद चाइना, वहां वहां पे जितने भी विलेजेस आते हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने यहाँ पे करनी थी। तो ट्राइबल आगे। देन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, बोला था ना जब नक्सलिज्म एक टाइम पे किया था, उसमें क्या बोला गया था कि अगर यहाँ पे इनकी जो डिमांड्स है लोगों की उनको हम फुलफिल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपकी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की थी। तो उन एरियाज में भी आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, वहां का जो यूथ है उनको स्किल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये सारे जोग्राफिकल कवरेजेस हैं, मेन फोकस इन एरियाज के ऊपर करा जाएगा जहां पे सच में जो युवा है या जो लोग हैं वो वल्नरेबल हैं, बैकवर्ड कैटेगरी में लाया करते हैं। इसके बाद प्रोग्रेस देखोगे अगर कैंडिडेट्स की, तो जो आपने पीछे फील्ड्स देखी उसी सेक्टर में आपको ज्यादा मिलेगा। वो जो 2 सेक्शन देखे ना, उसमें पहले देखा मैन्युफैक्चरिंग था, कंस्ट्रक्शन था, आईटी सेक्टर था, वो तो पहले से चलते आ रहे थे। जो नई चीजें ऐड हुई है, रोबोटिक्स हो गया, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, वो अभी बिल्कुल नेसेंट स्टेज पे है। तभी जो आप यहाँ पे भी देखोगे कि किन किन डाइवर्स सेक्टर के अंदर यहाँ पे कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई है, वो पहले वाला पार्ट आ रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर है आपका, कंस्ट्रक्शन वाला आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया। अब आते हैं इसके 4 वर्जन है। अभी जो चल रहा था वो कौन सा था? 4.0 2022 में ये शुरू हुआ था, अभी 26 तक जाना था पर बीच में करप्शन पकड़ी गई है। तो 1.0 वर्जन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अराउंड 19.85 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई थी। स्कीम आई थी आपकी 2015 में। पहले पायलट बेसिस पे कोई भी स्कीम चलती है, पायलट का मतलब होता है एकदम से पैन इंडिया लेवल पे इसको इम्पोज नहीं करा जाएगा, थोड़े थोड़े एरियाज को सेलेक्ट करेंगे, वहां पे ये स्कीम लगाई जाएगी। तो 1.0 वर्जन में ये वाले कैंडिडेट का नंबर था। देन 2.0 वर्जन जब आया, अब पायलट से आप उसको एक्चुअल में इंडिया के पूरे जो एरियाज हैं जहां पे आपको ये स्कीम इंपोज करनी थी उनको आप कंसीडर कर लेते हो। तो 2016 से लेके 2020 तक यहाँ पे फोकस करा और 1.10 करोड़ जो लोग हैं उनको कैंडिडेट्स को स्किलिंग प्रोवाइड करी गई। देन आता है आपका 3.0
2021 से लेके 2022 के ऊपर 7.37 लाख जो लोग थे उनको ट्रेन करा गया। और अभी आते हैं 4.0 वर्जन के ऊपर। एज ऑफ जुलाई 2025 यहाँ पे 25 लाख कैंडिडेट्स जो हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी गई थी, बशर्ते अगर 178 जो ब्लैक लिस्ट में गए हैं उनको भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए। तो अब ये चीज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हुई है जो करप्शन के केसेस को रेज करती है। अब ये देख लो, ये डन है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ये 3 हेडिंग्स आपके आंसर में होनी चाहिए कि कौन कौन से ट्रेनिंग पॉइंट जो हैं आपकी स्कीम के अंदर कवर करे गए हैं। तो नंबर 1 शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, एलिजिबिलिटी एज ग्रुप क्या था 15 टू 45 ईयर्स। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, इसमें एज ग्रुप क्या था 18 टू 59 ईयर्स। और स्पेशल प्रोजेक्ट में 15 टू 45 ईयर्स, वो भी ध्यान में रखना, बाकी वही लिखा हुआ है। अब आते हैं इनोवेटिव इनिशिएटिव्स। अब बोला ना कि जो डिमांड है फ्यूचर की वो डिफरेंट है, इमर्ज करती जा रही है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। तो सबसे पहले तो स्पेशल प्रोजेक्ट्स पे फोकस करा। ये वाला आ गया ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड अपस्किलिंग, ये आपका आरपीएल वाली कैटेगरी में भी इंक्लूड करा जाता है और स्पेशल प्रोजेक्ट्स में भी इंक्लूड करा जाता है। इसमें अब देखो केस स्टडीज आ गई आपकी, जैसे ब्रू ट्राइब है। ब्रू ट्राइब के जो यूथ हैं कुछ जेल में भी थे, क्योंकि आपने देखा है ब्रू ट्राइब, पहले तो लोकेशन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स, ब्रू से याद रख लेना, वैसे तो कर्नाटका में ज्यादा होती है पर नॉर्थ ईस्ट में टी होती है, वैसे जैसे याद रख लेना कुछ भी करके। तो जो आपका त्रिपुरा वाला एरिया है, मिजोरम वाला एरिया है, मणिपुर वाला एरिया है, वहां पे ब्रू ट्राइब एक्सपांडेड है। उस एरिया में आपको पता है बार बार डिमांड्स भी रेज करती हैं, एक सेपरेट नेशन की डिमांड रेज करती है। तो जब वायलेंस कमिट होते हैं तो लोगों को जेल में भी डाल दिया जाता है। अब जब जेल में डाला जाता है वो भी गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह से बर्डन ही बनता है। बर्डन कैसे बना, जब उनको छोड़ा जाएगा तो उनके पास कोई नॉलेज होगी नहीं, तो आप उनसे काम क्या करवाओगे बाहर जाके, वो पैसा कैसे अर्न करेगा। तो ये स्कीम वहां तक भी लेके गए। ब्रू ट्राइब के जो लोग जेल इनमेट्स, मतलब जेल में है, जिनके ऊपर कस्टडी चल रखी है, लीगल केस चल रखा है, उनको भी इंक्लूड करा गया। प्लस जो विमेन है, एक पंख योजना वहां पे लाई गई थी ताकि विमेन को अपस्किल करा जा सके, उसके ऊपर फोकस करा था। तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है इसमें ब्रू ट्राइब को भी ट्रेन करा गया। फिर आता है आपका ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड अपस्किलिंग। अब बोला ना कि किसी भी लोकल एरिया से रिलेटेड वहां का कोई हैंडलूम हो सकता है, कारपेट बनाई जा सकती हैं। जैसे ये नामदा आर्टिशंस हैं, वीवर्स हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर के। लिखा ना वीवर, लग गया ना पता, यहाँ पे कुछ चीज बन रही है, फाइनल प्रोडक्ट आ रही है, वही वाला है। फाइबर था, देन यान था, फिर फैब्रिक था। इसमें आप क्या पढ़ते हो, पहले स्पिनिंग होती है और उसके बाद वीविंग होती है। वीवर्स का मतलब है कोई फाइनल प्रोडक्ट ये बना रहे हैं, मेनली फोकस है हैंडलूम्स के ऊपर, कारपेट्स के ऊपर। तो ये नामदा जो आर्टिशंस हैं फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, इनको आरपीएल वाली कैटेगरी में इंक्लूड करा गया था। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, इनको पहले से स्किलिंग थी उस फील्ड के अंदर, इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल थे, आरपीएल वाली कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया। और टूरिज्म के हिसाब से भी जम्मू एंड कश्मीर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हैंडलूम्स, ये कारपेट्स आगे चल के बिकती हैं तो इकोनॉमी में भी एक फैक्टर ऐड करती हैं। वैसे नागालैंड में भी कुछ ऐसे ही हैंडलूम वाली जो लोकल इकोनॉमी फ्लरिश कर रही थी उसको भी इंक्लूड कर दिया गया। मेन स्ट्रीमिंग स्किलिंग, अब जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर एंड वाइब्रेंट विलेजेस आगे। वाइब्रेंट विलेज स्कीम जो है आपके बॉर्डर एरिया जो चाइना के साथ लगते हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लाई गई थी, तो यहाँ पे भी लोगों को इन्वॉल्व करा गया। देन प्रधानमंत्री सूर्य घर, यहाँ पे आपके सोलर पैनल्स लगते हैं घरों की छतों पे, तो आप इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर पाते हो, सरकार को बेच भी पाते हो, वहां से भी आपकी इनकम जनरेट होती है। तो पहले आपको स्किलिंग भी प्रोवाइड करी होगी ना कि यूज कैसे करना है, वो सारी चीजें आपकी मेन स्ट्रीम स्किलिंग के अंडर आएगी। कोविड-19 का रिस्पॉन्स अगर देखें तो उस टाइम पे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर अपने को बहुत ज्यादा इंप्लॉइज चाहिए थे, तो हेल्थ केयर के ऊपर उस टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस करा था। और स्किल हब इनिशिएटिव, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वोकेशनल ट्रेनिंग का एक कॉन्सेप्ट ऐड करा हुआ है। स्कूल्स में टीचर आते हैं, जब आपको छुट्टियां पड़ती हैं, समर वेकेशन एंड ऑल, तो उस टाइम आपसे पूछा जाएगा, अब पूछा जाता है, पहले नहीं पूछा जाता था, पहले तो घूमने के प्लान बनते थे कि कहाँ जा रहा है कौन। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपको किस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, फिर वैसे ही टीचर आपके स्कूल भेजा जाता है, वो आपको बताता है। देन रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया उसका मेन फोकस पर्सन का क्या है कि मेरे को चीजें आती हैं पहले से, बस मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाए ताकि मैं और ज्यादा अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकूं। देन स्किल इंडिया डिजिटल हब, डिजिटल चीजों के ऊपर, मतलब जो वेरिफिकेशन वगैरह रहेगी सारी वो आपके आधार कार्ड का यूज करके रहेगी, वहीं से वेरीफाई हो जाएगा। इवन जब आप अपने कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हो उसमें होता है ना ऐसे आधार कार्ड नंबर डालते हैं, वो थोड़ी देर घूमता है, लोडिंग आता है वहां पे कि चेक कर रहे हैं कि वेरीफाइबल है या नहीं है। उसके बाद एकेडमिक मोबिलिटी, इस स्कीम के साथ जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स हैं, कई कॉलेजेस में, जैसे कोई एचपीयू में गया है, वहां से किसी ने पढ़ाई करी है, करी किसी ने, यस आपने करी है, ठीक है। वहां पे मैंने सुना था, मेरी एक क्लासमेट थी, उसने बताया था कि क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज होते हैं। आप
बीएससी इन मेडिकल कर रहे हो, आप कोई और कोर्स भी अपने साथ करना चाहते हो, जैसे कईयों को बायोटेक की किसी छोटी सी फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, उसने उसमें भी एडमिशन ले ली, आपको ना यहाँ पे क्रेडिट बनते चलेंगे, क्रेडिट बनते चलेंगे, फिर मास्टर में वो सारे ऐड होते हैं, आप उसके बेसिस पे एडमिशन भी ले सकते हो। मतलब मोबिलिटी यहाँ पे चलने से नहीं है, वो जो क्रेडिट आप ले रहे हो बिकॉज ऑफ अदर कोर्सेज, वो क्रेडिट आपके एकेडमिक करिकुलम के अंदर ऐड हो जाते हैं। आपने किया था ये? हाँ, मतलब क्रेडिट लिंक कर दिया, तो ये स्कीम के साथ भी मर्ज कर दिया हुआ है। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं स्किल इंडिया मिशन। ये भी एक मेन फोकस इसका भी कहाँ पे था कि अपना जो युवा है उसको स्किल्ड बनाना है। इवन जर्मनी के साथ जब हमने रिलेशन पढ़े थे तो उसमें भी क्या बोला था कि आपकी लेबर स्किल्ड नहीं है, तो अपनी लेबर को थोड़ा स्किल्ड बनाइए फिर यहाँ पे भेजिए, और जब आप यहाँ पे स्किल्ड लेबर को भेजोगे तो रेमिटेंसेस भी ज्यादा आएंगे आपकी कंट्री में, तो स्किल अपग्रेडेशन पे फोकस करने की जरूरत है। अब इसमें भी बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, जैसे एक तो कौशल विकास योजना 4.0 वर्जन हमने देख लिया, देन प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अब देखो प्रमोशन किसकी होती है, जिसको जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे वर्कर आएंगे प्लस वो कुछ चीजें सीखेंगे तो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने नया कोर्स यहाँ पे अडॉप्ट करा जिसकी सर्टिफिकेशन अचीव करी। जैसे आज के टाइम पे बहुत से लोग आईटी सेक्टर में हैं, बीटेक का सिलेबस देखोगे वो मैच नहीं करता है जैसी डिमांड आपकी आईटी सेक्टर के अंदर एक्चुअल में थी, मतलब वो पुरानी चीजें पढ़ा रहे हैं, जो इमर्ज कर रही है टेक्नोलॉजी उसको नहीं बता पा रहे, तो मतलब वो वर्कर तो बन चुके हैं आज के टाइम पे, पर एआई के अंदर कोर्सेज अपने कर रहे हैं, मशीन लर्निंग के कोर्सेज कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या फील्ड जाती है उनके अंदर अपने कोर्सेज कर रहे हैं, मतलब प्रमोशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि वो जो चीजें सीख ली उससे एक लेवल अप जाना है, तो वो अप्रेंटिसशिप स्कीम के अंदर आता है। उसके बाद आ गया आपका जन शिक्षण संस्थान, यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर फोकस करा गया था, और ये सारी स्कीम्स कैसी हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो हमारे सेंटर ने कंडक्ट करी हुई है। देन वोकेशनल ट्रेनिंग ना सिर्फ मेल्स को इंक्लूड करी जाएगी, हर एक वल्नरेबल सेक्शन इसमें इंक्लूडेड है, वो एससी एसटी वुमेन माइनॉरिटी सारी इंक्लूडेड है। एनएपीएस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम के बारे में ही बताया हुआ है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आपके पास ऑलरेडी जॉब थी, जब आप नया कोर्स यहाँ पे करोगे आपको थोड़ा सा स्टाइपेंड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जैसे पीछे देखा आपने सर्टिफिकेशन आपने कर ली, आपको 500 रुपया दे दिया, वो एनकरेजमेंट के तौर पे दिया था। वैसे यहाँ पे आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, आपने प्लस कोर्स लिया, तो जब आपका वो कोर्स कंप्लीशन होगा आपको थोड़ा सा स्टाइपेंड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वो अगेन एनकरेजमेंट के लिए ही था। इसके बाद कितने लाख अप्रेंटाइसेस आपको मिलेंगे, जो ऑलरेडी काम कर रहे थे पर उन्होंने नई चीजें सीखी, तो 43.47 लाख पीपल इसमें इंक्लूडेड फ्रॉम स्टेट एंड एसटीज। अब मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं, तो पीछे आपने बड़ी सारी प्रॉब्लम्स देखी, तो मेजर्स उन्हीं को ठीक करने के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले तो मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, वो जो इंस्पेक्शन टीम आप तब भेजते हो जब सिर पे आ जाती है बात, अब जाके यहाँ पे सारा खुल गया कि आपका 178 ब्लैक लिस्टेड हो रखे हैं ट्रेडिंग सेंटर एंड ट्रेडिंग पार्टनर, पहले इंस्पेक्शन कर लेते। और दूसरा जो आपने एक एरर देखा, एक तो आ गया करप्शन वाला केसेस, करप्शन तो आपने देख ही ली, इसके ऊपर आप लिख सकते हो। देन आरटीआई वाला पॉइंट देखा, वो भी एक सेटबैक ही है, एनएसडीसी ने पहले मना ही कर दिया कि हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं इन्फॉर्मेशन, आपको पब्लिक डोमेन में प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, तो वो भी तो एक गैप है। तो यहाँ से एक और चीज निकल के आती है कि जो 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे का दायरा है उसे लिमिट करें कि कहाँ तक इन्फॉर्मेशन रिवील करी जा सकती है, तो मिसयूज दिख रहा है अपने को। देन इंस्पेक्शन वाला पॉइंट आप एड ऑन कर सकते हो, रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो बढ़े ही ना, उसके ऊपर आप फोकस करें। इन शॉर्ट मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर फोकस करें। अब यहाँ पे अटेंडेंस से रिलेटेड चीजें बताई हैं, जैसे रियल टाइम डिजिटल अटेंडेंस होनी चाहिए। देखो अगर आपने थंब प्रिंट भी यूज करा जाता है, आई प्रिंट भी यूज करा जाता है, फेशियल रिकॉग्निशन करी जाती है। इस बार एंथ्रो के ऑप्शनल पेपर में पूछा हुआ था फेशियल रिकॉग्निशन क्या होता है और ये आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इंपॉर्टेंट है। अब वो एंथ्रो में सिर्फ इतना सा पार्ट आता है ऑप्शनल में कि फेशियल रिकॉग्निशन क्या है, वो करंट के साथ जोड़ दिया, क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आप फेशियल रिकॉग्निशन पढ़ते हो, और ये हमने आर्टिकल किया हुआ था। मतलब एंथ्रो का पेपर बहुत इजी आ रखा था इस बार, ऑप्शनल सारा करंट अफेयर के साथ लिंक अप करके ही था, तो इजी लग रहा था। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आया था, एथनिक वायलेंसेस आज के टाइम पे इंक्रीज कर रहे हैं, क्या उसके पीछे के रीजन है, तो सारा कनेक्टेड ही आता है, तो आपने वैसे ही चलना है। उसके बाद ट्रेडिंग पार्टनर और जो ट्रेडिंग सेंटर है इनकी होनी चाहिए रेटिंग, मतलब किस तरह से उन्होंने अपना करिकुलम कंप्लीट करा, बच्चों की अटेंडेंस वहां पे कैसे रही, जिन्होंने करवाया वो कोर्स उन्होंने कैसे अपना बिहेवियर शो करा, कैसे उन्होंने अपना नॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोसीड करवाया, उसके ऊपर सारी रेटिंग होनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो एडमिशन उस ढंग से ले सके। देन आते हैं प्लेसमेंट आउटकम्स, क्या निकल के आई, पढ़ा तो लिया पर आउटकम क्या निकल कर आई प्लेसमेंट की। जैसे बीटेक के लिए बच्चे जाते थे तो मेन रोल तो यही होता था कि यहाँ से प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है। कोविड-19 के टाइम पे प्लेसमेंट भी थोड़ी हर्डल पे चली जाती है, अलग अलग सी स्ट्रीम्स निकल के आ रही थी, आपको अपनी फील्ड का कोर्स नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पे भी जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, ये प्लेसमेंट कैसी प्रोवाइड कर पा रहे हैं
वो चीज भी ध्यान में रखी जाए। बस ऐसे ना हो कि एनरोलमेंट कितनी करी हुई है, वो तो यहाँ पे भी देखा कि एनरोलमेंट हो रखी थी पर बच्चे थे ही नहीं, ट्रेडिंग सेंटर ही नहीं था, बच्चे तो कहाँ से ही आने थे। तो वो सारी चीजों के ऊपर चेक रखा जाए। और बाकी पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग भी होनी चाहिए। जब बच्चे ने यहाँ से कोर्स करा, बच्चा तो क्या ही बोलेंगे, जब उस इंसान क्या बोले इसमें, जब उस पर्सन ने यहाँ से कोर्स कंडक्ट करा तो ट्रैक रखो उसके ऊपर कि उसी कोर्स के अंदर उसने अपनी जॉब कंटिन्यू करी या बीच में छोड़ तो नहीं दी थी। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद प्रमोट रीजनल एंड सेक्टोरल कस्टमाइजेशन। अब जैसे कोई भी स्पेसिफिक एरिया होता है, ज्योग्राफी के हिसाब से वहां की इकोनॉमी भी फ्लरिश करती है। पंजाब वाले एरिया में आओगे, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्लस टेक्नोलॉजी प्लस फिनटेक को जोड़ दिया जाए तो उस युवा को मतलब प्रिपरेशन करने की शायद जरूरत ना पड़े, वो एग्रोनॉमिक्स में ही अपना जो इकोनॉमी है उसको अच्छे से फ्लरिश कर सकता है, वहां पे ही कोई बिजनेस शुरू कर सकता है। जैसे पंजाब के करंट अफेयर जब करे थे हमने, तो उसमें मल्टीपल केस स्टडीज आई थी। कैश्यू यहाँ पे ग्रो करा गया, वैसे तो गोवा जाना जाता है नाम से, पर इन्होंने भी कैश्यू ग्रो कर दिया। ग्राउंड नट्स ग्रो करे, उतनी ज्यादा नहीं करते थे पहले ग्रोथ, अब कर रहे हैं। तो उनको ऑल्टरनेटिव दिख रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और फिनटेक, इन 3 चीजों को जोड़ दिया गया। फाइनेंशियल हेल्थ जो होता है वो भी अंडरस्टैंड होना चाहिए कि बिजनेस के ऊपर आपने कैसा पैसे लगाना है, स्टार्टअप के ऊपर कैसे पैसे लगाना है, तो उससे पता लगा। देन आपकी टेक्नोलॉजी वहां पे आपने मर्ज करी, प्लस एग्रीकल्चर आपको पता था कि कैसी फर्टिलिटी, कैसा सॉइल हेल्थ कार्ड होता है, वो सारी चीजें आपको पता ही थी। उसके अलावा कई जगहों पे टूरिज्म ज्यादा मिलेगा आपको, जम्मू एंड कश्मीर चले जाओ टूरिज्म के पर्पज, प्लस कुछ फ्लावर्स ग्रो करे थे वहां पे, कौन कौन से थे? क्राइसेंथेमम पढ़ा था आपने, देन ट्यूलिप्स पढ़े थे, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए तो था। तो वो नॉलेज लोकल इकोनॉमी के हिसाब से आपने मर्ज करी, और फिर वहां का जो पर्सन है उसको ट्रेनिंग वैसी प्रोवाइड करी जैसी उसके एरिया की डिमांड थी। तो मतलब रीजनल बेस्ड वहां पे फोकस होना चाहिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हुए। देन आते हैं स्ट्रेंथनिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सबसे बड़ा लैग है जो इंडिया में आज भी देखा जाता है, तो इसको कंपनसेट करने की जरूरत है। और ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है, ये और जगहों पे भी इम्पोज करने की ट्राई है, सब जगह पे आपको नहीं मिलता ये। बेटर कन्वर्जेंस, और भी स्कीम्स हैं हमारी, जैसे मुद्रा स्कीम आप पढ़ चुके हो, पीएम विश्वकर्मा स्कीम है। विश्वकर्मा आगे नाम से पता लग रहा है किसके ऊपर, काम से रिलेटेड आ गया ना। विश्वकर्मा डे पे क्या करते हैं? कोई काम नहीं करते, पर एक काम करते हैं, पूजा करते हैं। जो भी आपके टूल्स होते हैं, जो कारपेंटर है वो अपने टूल्स की पूजा करता है, जो मैकेनिक्स है वो अपने टूल्स की पूजा करते हैं। तो विश्वकर्मा ये आपकी अगेन स्किलिंग से रिलेटेड थी, जहां पे आपका ये सारा सेक्टर आता है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड या जो भी सेक्टर है। देन स्टार्टअप इंडिया स्कीम चलाई गई है, इसका भी मेन फोकस क्या है कि छोटे छोटे बिजनेसेस हमारा जो युवा है वो भी शुरू करे, और अब पैसा जो है सरकार के एंड से आ जाएगा। कोलेटरल फ्री प्रोवाइड करे जाते हैं, जैसे मुद्रा में भी आपने देखा था, पर यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट भी था। तो इस तरह से ये सारी चीजें अगर मर्ज कर दी जाएं, तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, खैर अभी तो इंस्पेक्शन चलेगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जो भी यहाँ पे केसेस आए हैं, क्योंकि एफआईआर फाइल कर दी गई हैं, तो केस तो चलेगा आगे तक। हाँ, जल जीवन मिशन भी आ जाएगा, अमृत आ जाएगा, इवन स्मार्ट सिटीज का आ जाएगा। अच्छा हाँ, फ्रंट पेज पे ही आ रखा है, ठीक है, उसमें भी करप्शन का एक केस आया है। ये एग्जाम्पल में आप एक और स्कीम ऐड कर सकते हो। अब ऐसे ही होता है, इलेक्शन जब जैसे जैसे पास आते हैं तो सब जाग जाते हैं कि इंस्पेक्शन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तभी देखना उसी के आसपास आपको करप्शन के केसेस सबसे ज्यादा मिलते हैं। उससे पहले सभी का अमृतकाल ही चला होता है हर गवर्नमेंट का। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, पहली लाइन लिखी है कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये इवॉल्व हुई है एनरोलमेंट ड्रिवन। पहले तो होता है फोकस कि कैंडिडेट्स लाए तो जाए अपने ट्रेडिंग सेंटर में, मतलब वो एडमिशन ले, उसके ऊपर फोकस किया। देन ट्रेनिंग स्कीम टू एन आउटकम बेस्ड स्किलिंग, आउटकम कैसे निकल के आई? मेजर्स में यही देखा ना कि आउटकम भी तो निकल के आनी चाहिए, कि वहां पे आपने पढ़ाई कर ली, बाद में आपकी प्लेसमेंट नहीं हुई तो वो तो कोर्स वेस्ट हुआ, क्योंकि जो स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का था। ये तो बेसिक लाइन आ गई जिसने आपको गाइडलाइन दे दी कि आपसे सवाल क्या किया गया है। आगे बोला है इसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है इसका डिजाइन। आ गया डिजाइन, डिजाइन का मतलब यहाँ पे क्या चीजें आएंगी? स्पेशल प्रोजेक्ट आ गया आपके, देन आरपीएल आ गया, और जो पहला पार्ट था दैट वाज शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का जो कोर्स प्रोवाइड करा गया था। फिर आया आपका इम्प्लीमेंटेशन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, एक ही लाइन में शो करना है, आगे चलना है, आपने मेन फोकस करना है 4.0 के ऊपर। देन इफेक्टिव इन एड्रेसिंग इंडिया स्किल गैप, इंडिया के स्किल गैप को एड्रेस करने में कैसे इफेक्टिवनेस शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपने वो लिखना पड़ेगा आपको कि पहले जो अप्रोच थी हमारी वो हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर ज्यादा थी, आईटी सेक्टर के ऊपर ज्यादा थी, देन आपके जो भी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन था उसके ऊपर ज्यादा थी। पर अब जो अप्रोच है वो चेंज कर दी गई है, फ्यूचर ओरिएंटेड जो स्किलिंग निकल के आ रही है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उनके ऊपर। तो उस तरह से आपका ट्रांजिशन आंसर के अंदर दिखना चाहिए। डन कर लोगे इसको, एक बार लिख के ट्राई करना।